हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम डिस्कस करने वाले सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आपको मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने सारी बेसिक्स आपको बताने की कोशिश की है, चाहे आपका फर्स्ट लेक्चर हो, चाहे आपका सेकंड लेक्चर, चाहे आपका लास्ट लेक्चर हो। लास्ट लेक्चर में जो मैंने इसके पहले आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें एक वीडियो में मैंने आपको गुणधर्म के बारे में बताया था। ये मैं क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले आप गुणधर्म वाला वीडियो जरूर देखना। गुणधर्म वाला वीडियो देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो आते हैं सेक्शन सी में। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो करता है सेक्शन सी। देखो, सेक्शन सी जो है ना, वो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चंस में जो फॉर्मूलाज होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। अब वो छोटे छोटे फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तभी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बड़ी फॉर्मूलाज याद करना कभी कभी ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू छोटे फॉर्मूलाज के। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आपको जरूर देखना। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और तीनों जो क्वेश्चन है वो मार्च एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला। तीन का तीनों क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो क्लियरली, मार्च 18, मार्च 19 और मार्च 20, लगातार 3 साल तक इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है इस साल ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, यानी सॉल्यूशन करने का जो तरीका होगा वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हमें बस दिमाग में ध्यान रखना है कि उसका बेसिक है वो कैसा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है प्रमाण चल x का संभावना घटत्व फलन। ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है कि प्रमाण चल x का संभावना घटत्व फलन अचलांक गुणे e-1/50, फिर इंटू x-10, फिर उस x-10 का होल स्क्वायर। यानी मैं पहले इसको यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन से सेक्शन का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अचलांक गुणे 1/e, नहीं ई, सॉरी सॉरी, अचलांक गुणे e-1/50 x-10 का होल स्क्वायर। राइट, ये ऐसा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रमाण चल का आपका जो वितरण जो है वो अनुसरण करता है। फिर सवाल में बोला है यहाँ पे, तो इस सूचना से प्रथम चतुर्थक ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम चतुर्थक पूछा है। क्या पूछा है हमें? प्रथम चतुर्थक, यानी Q1 क्या होगा, ऐसा पूछा है। देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस वो वाले होते हैं ना, वो ज्यादा लेंदी सॉल्यूशंस वाले नहीं होते, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बोल ही रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज करके बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आइडिया देने वाला हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। अब एक काम करते हैं ना, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं इसको आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। ऐसा कहीं हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई -1/2, फिर x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ऐसा ही कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। तो लेकिन यहाँ पे एक और इश्यू है। आपको याद होगा मैंने ये प्रमाणित हमने पढ़ा था जब, तो उसमें ये सिग्मा वैल्यू था। राइट, सिग्मा का वैल्यू था ना। लेकिन एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रमाणित प्रमाणित चल वाला, उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई -1/2, फिर यहाँ पे था जेड स्क्वायर, और जेड का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर है ये, और जेड का मतलब होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये 2 फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे अचलांक लिखा हुआ है, तो ये वाला अचलांक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दिया हुआ है। तो अचलांक आपका क्या होगा, ये वाला। यानी हमें ये वाले फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो सर ये वाले फॉर्मूले को फॉलो करने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, बस आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो ये वाला हमें फॉर्मूला फॉलो करना है और हमें एक्सप्लेन करना है कि ये सब क्या है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कि जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ आता है, ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हुआ आता है, आपका जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो ये बनता है कि आप पहले इस फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट करो। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जब भी आपका इस तरीके से आता है तो आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि आप उसको इस फॉर्मूले में ऐसे लिखो।
फिर बाद में दोनों का क्या करो, कंपैरिजन करो, यानी तुलना, यानी इसका नंबर 1 और नंबर 2 की क्या करोगे, आप तुलना करोगे। आप तुलना करके देखो कि क्या हो रहा है। अगर आप तुलना करके देखोगे तो अचलांक ये रहा, मिल गया आपका, इंटू ई मिल गया आपका, -1/50। लेकिन अपना तो 1/2 था ना, तो 1/2 था, इसका मतलब ये 1/50 हो ही नहीं सकता। तो अब मैं उसको तोड़ूंगा और तोड़ के लिखूंगा, देखना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बाजू में तोड़ के लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अचलांक नहीं लिखता हूं मैं, डायरेक्टली -1/2 × 25 मैंने तोड़ के लिख दिया। फिर x-10 का स्क्वायर। लेकिन अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये 1/2 है, 25 नहीं है, तो 25 को मैं अलग कर देता हूं। यानी अब मैं इसको लिखूंगा ध्यान से सुनना, -1/2 × 1/25। क्लियर है इतना? फिर यहां पे लिख देना x-10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या कहा, अब इसको अगर ध्यान से देखो तो 1/25 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 1 - 1/2 × 1/25, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू x-10 का स्क्वायर। अब देखो, ये 1/5 है और ये x-10 है, आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, -1/2 × x-10 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर। यानी इस पूरे वैल्यू को ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यू था इसका मल्टीप्लीकेशन इसके ऊपर के साथ किया, तो 1 के साथ किया, और ये स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, दोनों को होल स्क्वायर कर दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो था ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला क्या था, z का, तो z का स्क्वायर था, और z का फॉर्मूला क्या था, z = x - μ डिवाइडेड बाय सिग्मा। क्या था, x - μ डिवाइडेड बाय सिग्मा, और ये कन्वर्ट हो गया आपका z के फॉर्मूले में। क्लियर है? अब इसका कंपैरिजन करते हो अगर फॉर्मूले के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको तुलना करने पर मिलेगा कि μ = आपका 10 है, ध्यान से सुनना, μ = 10 है और सिग्मा = 5 है। समझ में आया? ये आपका पहला काम होगा कि आप कंपैरिजन करके आप अपने म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जब भी ऐसा सवाल आता है, आपको सबसे पहला जो टारगेट आपका होगा वो यही होगा कि आपको म्यू और सिग्मा फाइंड आउट करना होगा। क्लियर हुआ इतना? और ये कैसे होगा, आप तुलना करोगे, पहले आपका सवाल लिखो, फिर आपका फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूले को जो आपका सवाल है उस सवाल को फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। देखो मैंने वही किया कि नहीं। अब इसको मैं अगर पूरी तरीके से लिखता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अचलांक बराबर, ये सॉरी, अचलांक गुणे e-1/2 z², और z का वैल्यू यही तो है। क्लियर हुआ इतना? अब हमें मिल गया μ = 10 और सिग्मा = 5। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था Q1, तो अगर आपको गुणधर्म याद होगा तो मैं चलो ऊपर दिखा भी देता हूं। तो जो मैंने गुणधर्म वाला लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि गुणधर्म में, प्रमाण चल वाले में, यहाँ पे एक बातें मैंने बताई थी, और वो ये था कि Q1 = गलत पेन सिलेक्ट कर लिया, सॉरी। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि Q1 = होता है μ - 0.675 सिग्मा, और Q3 होता है μ + 0.675 सिग्मा, और हमें निकालना है प्रमाण चल का। तो यहाँ पे देखोगे तो सवाल में साफ साफ लिखा है प्रमाण चल। तो प्रमाण चल का मतलब ये होता है कि हमारा म्यू और सिग्मा दोनों होगा, सॉरी रॉन्ग पेज खुल गया, म्यू और सिग्मा दोनों होगा। तो आप दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा के सबसे पहले आप क्या करोगे, म्यू और सिग्मा निकालोगे, और म्यू और सिग्मा निकालने के बाद आपको क्या पूछा था उसके हिसाब से आपको वैल्यूज लिखना होगा। तो प्रमाण चल में ध्यान से सुनना, प्रमाण चल के गुणधर्म के अनुसार अगर आपको Q1 निकालना है तो Q1 का फॉर्मूला होता है μ - 0.675 सिग्मा। राइट? तो म्यू की वैल्यू है 10, 0.675 सिग्मा की वैल्यू है 5, तो 10 इज माइनस 0.675 सिग्मा, तो 0.675 सिग्मा सॉरी गुणे 5, तो ये आ जाएगा आपका 3.375। अब 10 में से 3.375 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 6.625। कितना आएगा, 6.625। ये हो गया आपका आंसर। या तो आप और इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 6.63, क्योंकि
0.5 या उससे ज्यादा होता तो हम एक में ऐड कर देते, और यहाँ पे ये एक ऐड हो जाएगा। तो आपका जो Q1 है वो आ गया है 6.63। या तो आप ये लिखो या तो ये लिखो या तो दोनों ही लिख दो। क्लियर है? तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेन अगर अगर आप आंसर देखते हो तो मेन आंसर जो है वो इतने में ही खत्म हो गया है। लेकिन आपको ये म्यू और सिग्मा का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये कंपैरिजन करना पड़ा है। क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक प्रमाण चल के अंतिम चतुर्थक 10 और 30 है। याद रखना है, जब अंतिम चतुर्थक लिखता है और कोई भी प्रमाण का ऐसा लिखता है तो इसका मतलब Q1 दिया हुआ है और Q3 दिया हुआ है। तो Q1 और Q3, अब ध्यान से सुनना, तो पहला वैल्यू जो होगा वो Q1 होगा। तो पहला वैल्यू Q1 होगा, नहीं Q1 इज इक्वल टू 10 और Q3 इज इक्वल टू 30। फिर आगे बोला है तो उसका औसत विचलन निकालो। अब हमें सवाल में पूछा औसत विचलन, और मैंने गुणधर्म में बताया था कि औसत विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा औसत विचलन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। क्या होता है? औसत विचलन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी थोड़ी समस्या है। समस्या क्या है वो ध्यान से सुनना। अपने पास सिग्मा नहीं है, राइट? अगर अपने पास सिग्मा नहीं है तो हम कैसे लाएंगे सिग्मा? लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे Q1 और Q3 दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो इसका इस्तेमाल होगा ही होगा। तो उसका इस्तेमाल क्या होगा, मैं आपको फिर से पीछे लेके चलता हूँ और आपको पिछली क्लास याद दिलाता हूँ। जब मैंने पिछली क्लास एक्सप्लेन किया था, यानी जो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन था, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 13, यानी एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 21 जो हमारी क्लास थी उसके बाद वाली, मतलब इस क्लास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, तो जिसमें मैंने चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला यूज किया था, और चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला था 2/3 सिग्मा। और मैंने कहा था इसका एक और फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका जो है ये नॉर्मली आप 11th में भी पढ़ते हैं, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। यही फॉर्मूला हमें यूज करके क्या मिलेगा, सिग्मा। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्थक विचलन, क्या लिखेंगे, चतुर्थक विचलन इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। और चतुर्थक विचलन का मैंने वैल्यू बताया क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। एक बार आप वापस देख लो, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। अब Q3 की वैल्यू क्या है, 30 है, Q1 की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाई 2 है, इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। अब 30 में से 10 गया, 20 होगा, 20 भागे 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 भागे 10 करोगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 3 इज इक्वल टू 2 सिग्मा। देखो इसका गुणा ऊपर के साथ हो गया और इसका गुणा इसी वाले ऊपर के साथ हो गया। अब यहाँ पे 10 गुणे 3 बटे में 2, और ये हो गया इज इक्वल टू सिग्मा, यानी ये दो डिवाइड में आ गया, तो 2 1 कम 2 और 2 5 10, यानी 5 तिहाई 15, सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। हमें वैल्यू मिल गया सिग्मा का। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो 4/5 गुणे 15, तो 4/5 गुणे 15 को, तो 5 1 कम 5 तिहाई 15, यानी 4 तिहाई 12। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था चतुर्थक विचलन का, लेकिन बस वही है कि ये सिग्मा को निकालने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं था ये क्वेश्चन नंबर 8 था। सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये सॉरी सॉरी, गलती से दब गया। ये क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाला है मैंने, रुको रुको, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, ये Q1 लिखा हुआ है, यही होता है क्वेश्चन का नंबर ना डालने का प्रॉब्लम। अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा एक प्रमाण चल के औसत विचलन 48 है, औसत विचलन और उसका तृतीय चतुर्थक 120 है। दो चीजें दिया गया, तो पहले जो दिया गया मैं लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, औसत विचलन क्या दिया है, औसत विचलन, ठीक है। और औसत विचलन कितना दिया हुआ है वो वापस देखना पड़ेगा मुझे। औसत विचलन 48 दिया है, और तृतीय चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक मतलब Q3, ये दिया है 120। फिर सवाल में पूछा है तो उसके प्रथम
चतुर्थक के मूल्य का अनुमान प्राप्त कीजिए। बात सेम आ जाती है, जो अभी हमने सवाल किया था सेम टू सेम वही मेथड इस्तेमाल करो, कुछ माथा पच्ची नहीं करना है जो ऊपर अभी किया। तो सबसे पहले औसत विचलन, तो औसत विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/5 सिग्मा। अब आंसर तो तुम्हें दिया ही हुआ है 48 होता है। अब 4/5 सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है 48। अब यहाँ पे 4/5 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो सिग्मा इज इक्वल टू 48 गुणे 5, यानी ये ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई आ जाएगा 4। तो 4 एक कम 4 और यहाँ पे 8 छंग 48। ठीक है, तो मतलब 4 एक कम 4 हो गया और 8 नहीं 12 चौक 48 होगा। अरे रुक जाओ, गलत हो गया, 8 छंग 48 कहाँ हो गया, 12 चौक 48। तो फिर गुणा करोगे तो 12 25 60 हो जाएगा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। राइट, ये हो गया आप औसत विचलन, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब बोलोगे सर ये क्यों निकाला, अरे ये तो देखो तृतीय चतुर्थक पूछा है, अब मतलब तृतीय चतुर्थक दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं वही से अगला कदम उठाते हैं जैसे अभी पीछे वाले में किया। तो तृतीय चतुर्थक का मतलब Q3 दिया हुआ है, अपने पास सिग्मा मिल गया है और हमको चाहिए था Q1, हमें प्रथम चतुर्थक ही पूछा है ना। तो एक अभी कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पूरा था चतुर्थक विचलन का। ठीक है, तो हम वापस वही लिखेंगे, चतुर्थक इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। तो और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा अभी, हमने कुछ देर पहले ही लिखा था, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू 60, तो ये कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 20 तिहाई 60, यानी 20 दूना 40 आ गया। और Q3 की वैल्यू है 120 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी 120 माइनस Q1 और 40 दूना 80। तो अब ये जाएगा उस साइड और ये आएगा इस साइड, ध्यान से सुनना, ये जाएगा इस साइड तो प्लस में हो जाएगा और वो इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। 120 माइनस 80 इज इक्वल टू Q1, यानी ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 120 माइनस 80 यानी कि 40। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर थर्ड क्वेश्चन का। तो ये यहाँ पे आपका तीनों क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो देखो ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपके सेक्शन सी में आते हैं, लेकिन आप देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत मजेदार था। तो इन तीनों क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्मुलाज बताया इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा जो गुणधर्म वाला क्लास था उसको बढ़िया से देख लेना, क्योंकि गुणधर्म वाले सवाल में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे और आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। इवन अगर मान लो कोई थियोरी में क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी कवर हो जाएगा, मैंने सारी चीजें कवर की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया तो अगर समझ में आ रहा अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, चैनल को जरूर सपोर्ट करना। और आने वाले समय में मैं और भी चीजें ऐसी प्रोवाइड करता रहूंगा आपकी, ये जो आने वाली जनरेशन यानी आपके आपसे छोटे जो लोग हैं, मतलब आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सपोर्ट बनाए रखना, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ज्यादा ही थैंक यू हो गया, थोड़ा इसका सम्मान करना, ठीक है।